25 साल पहले इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उसका अपहरण हो गया था। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। नेपाल से दिल्ली आ रहे उस यात्री विमान का 5 आतंकवादियों ने भारत के स्पेस में घुसते ही अपहरण कर लिया और अफगानिस्तान के कंधार लेकर चले गए। विमान पर 178 यात्री सवार थे और उनको रिहा करने के लिए सरकार के साथ आतंकियों की 7 दिनों तक बातचीत चली थी। आखिरकार 3 खूंखार आतंकी जो भारत की जेलों में बंद थे, उनको छोड़ने के बाद या उनको छोड़ने के बदले में भारतीय नागरिकों या यात्रियों की रिहाई हो पाई। उस विमान अपहरण कांड पर अब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज आई है, IC-814 द कंधार हाईजैक। आप भी देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस वेब सीरीज की चर्चा है, आपको पूरी वेब सीरीज के बारे में पता होगा। लेकिन ये सीरीज को लेकर के बवाल बढ़ रहा है, सवाल लगातार तीखे तेज होते चले जा रहे हैं। सवाल कई हैं, मसलन आतंकियों के नाम पूरी सीरीज में हिंदू ही रखा गया। ये ठीक है कि अपहरणकर्ताओं ने हिंदू नाम से ही एक दूसरे को बुलाना शुरू कर दिया था, कोड नेम रख रखा था अपना। एक बार जो ओरिजिनल नाम था आतंकी का, उससे बुलाया गया है वेब सीरीज के दौरान, लेकिन उनका जो असली नाम था उसका कैप्शन तो लगाया जा सकता था, क्यों नहीं लगाया गया? आतंकियों की मंशा यात्रियों को लेकर नरमदिली और नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, ऐसा लग रहा है। इस तरह से पोर्ट्रे क्यों किया गया? पाकिस्तान और ISI इस पूरे प्रकरण कांड का जो सबसे बड़ा साजिशकर्ता, षड्यंत्रकर्ता था, वो ये दोनों थे। और ये दोनों इस वेब सीरीज में सीन से बाहर क्यों हैं? और ऐसा लगता है कि भारत की सरकार और अधिकारी जो उस समय थे, वो सुस्त थे, कंफ्यूज थे और उनके रवैये के चलते क्राइसिस को हैंडल करने में दिक्कतें आईं। यही मैसेज जाता है वेब सीरीज से। और इन्हीं सवालों को लेकर के भारत की सरकार ने जो OTT प्लेटफॉर्म है जिस पर ये वेब सीरीज चल रही है, नेटफ्लिक्स, उसको बुलाया कि इन सवालों का जवाब आपके पास क्या है। नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट हेड हैं, मोनिका शेरगिल, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सामने पेश हुई। मोनिका ने अपनी सफाई में क्या कहा ये तो बाद में, लेकिन सीरीज और उस अपहरण कांड के दौरान की सच्चाइयों से आज मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। उन लोगों के जरिए जो या तो विमान पर सवार थे या फिर यात्रियों की रिहाई के लिए सरकार की जो प्रक्रिया थी उसका हिस्सा थे। आज वो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जो अभी हमारे मेहमान हैं, इस पूरे प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार, एक बहुत अहम अधिकारी जिसने अपनी जिंदगी कई बार जोखिम में डाली है, पूरा करियर जोखिम से भरा रहा है, दिलेरी से भरा रहा है, देशभक्ति से भरा रहा है, वो SP वैद्य साहब हैं, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर। और उस समय यानी कि 1999 दिसंबर आप IG हुआ करते थे। वैद्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नमस्कार। इस सीरीज को लेकर, सर नमस्कार, इस सीरीज को लेकर के जो 3-4 बड़े सवाल हैं कि आपने हिंदू नाम पर ही पूरी सीरीज आतंकवादियों की निकाली, आपने कैप्शन नहीं डाला, आपने पाकिस्तान ISI को कहीं भी रेफर नहीं किया, वो इस पूरे प्रकरण में थे। इसको देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है। आतंकवादियों के भीतर यात्रियों को लेकर के, उनको नुकसान पहुंचाने को लेकर के ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ऐसा लगता है। चूंकि आपने वो पूरा प्रकरण देखा है, नजदीक से देखा है, यह जो सवाल बन रहे हैं और जो विवाद खड़ा हो रहा है, इस पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? देखिए, ये जो अपहरण हुआ था, इसमें जो वहाँ उसमें पैसेंजर्स थे, उनकी जिंदगी को काफी खतरा था। ऐसे नहीं है कि जिस तरह से वेब सीरीज बनाने वाले ने दिखाया है कि उनको कोई खतरा नहीं, वहाँ क्या उनको
वहां प्यार करने के लिए ले गए थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको उसमें से एक यात्री को, मुझे आप उसका नाम नहीं याद, रुपेन वो कत्याल। क्या नाम था? रुपेन कत्याल। आरोपन कत्याल, उनको बुरी तरह से मारा था, बुरी तरह से मारा था, जान ले ली टार्चर थी। कर। जी। हाँ। तो ये दिखाना बिल्कुल सरासर गलत है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वेब सीरीज के बनाने वाले की नहीं है, ये ओवरऑल जो हमारा बॉलीवुड है वो हमेशा ऐसी पिक्चराइज करता है। वो ऐसा दिखाएगा कि जैसे पाकिस्तान तो बहुत हमदर्द था, आईएसआई बिल्कुल आपकी हमदर्द होती है, वो कुछ गलत नहीं करती है। और आप हमेशा दिखाएंगे कि जो मंदिर का पुजारी है वो रेपिस्ट है। तो एक जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, उसको हमेशा बुरी लाइट में दिखाएंगे। और जो उसके जो दूसरा पहलू है उसमें इनकी हिम्मत नहीं बनती है, कुछ जो वो ओपनली गलत करते हैं उसके बारे में तो दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो आप भोला और शंकर दिखा रहे हो, जो आप करेक्टर दिखाते हो हाईजैकर, दे जी। वर ऑल पाकिस्तानी आईएसआई ट्रेन्ड एंड आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। जी। दे हाईजैक्ड इट। और उनके असली नाम बताने में आप में दम नहीं है। और आप उनके भोला और शंकर, जो भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ का नाम है, वो आप यहाँ इनके नाम लाते। अगर टेररिस्टों ने कोड नेम भी रखे थे, कई बार ऐसा होता है कि टेररिस्ट जो हैं वो हिंदू नाम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के नाम यूज करते हैं, तब भी इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। मुझे लगता है जो आईएनबी मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, इनके प्रोड्यूसर को बुलाया और उसको उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि आपने ऐसा क्यों किया है, और उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। आज से 10 साल बाद हम तो सभी जानते हैं कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, लेकिन 10 20 15 20 साल के बाद जो नई जनरेशन इसको देखेगी वो सोचेगी कि ये सारे हाईजैकर थे, वो सारे इंडिया के रहने वाले थे और वो हिंदू थे। आईएसआई का तो बिल्कुल रोल नहीं है इसमें, इसमें टेररिस्टों का तो कोई रोल नहीं है। उनके असली नाम दिखाने में आपको तकलीफ होती है। ये जो इसीलिए बॉलीवुड को उर्दू वुड बोला जाता है। आप देखिए पिछले कुछ टाइम से ये जो ट्रेंड बना है, इनको नंगा किया जा रहा है हम्म। बॉलीवुड को, बॉलीवुड के लोगों को। मेरी इनसे अपील है कि आप समझे लोगों की सेंसिटिविटी। आप जिस तरह से ब्लैटेंट एक मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी वजह से साउथ इंडिया की मूवीज जो है वो इंडिया में फिट हो रही हैं, चाहे वो तेलुगु मूवीज हो, कन्नड़ मूवीज हो, मलयालम मूवीज हो या तमिल की मूवीज हो, वो पूरे भारत में पसंद की जाती हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बुरा नहीं दिखाते और असलियत दिखाते हैं। और जी। आप हमेशा मिस रिप्रेजेंट करते हो। ये बॉलीवुड को सबक सीखना चाहिए। वैद साहब जो कह रहे हैं, वैद साहब का एतराज़ कुछ वाजिब है। और जैसे जो 5 आतंकवादी थे, उनका नाम था इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। और वैद साहब भी यही कह रहे हैं कि आपको कैप्शन लगाने में क्या दिक्कत थी, कोड नेम अगर था भी उनका भोला, शंकर, डॉक्टर, चीफ और बर्गर, तो आपने कैप्शन क्यों नहीं डाला? पूरी फिल्म में आपने उस समय मीडिया, प्रधानमंत्री के फुटेज डाल करके, विदेश मंत्री का, और आपने वहाँ वॉइस ओवर चलाया ताकि आप राइट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ। तो फिर आप यहाँ गलती कैसे कर गए, या फिर सोची समझी गलती थी? जो 3 आतंकवादी यात्रियों को रिहा करने के एवज में भारत सरकार ने छोड़े थे, उनमें से 3 जो थे, मौलाना मसूद अजहर जो आज की तारीख में जैश ए मोहम्मद का सरगना है, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख। और इसमें से मौलाना मसूद अजहर को कोट भलावल जेल जो है जम्मू की, उससे रिहा करने के लिए जो जिम्मा था वो दिया गया था वैद साहब को, और आप गए जेल में। वैद साहब, मसूद अजहर की रिहाई चूंकि आपके हाथों हुई थी, प्रकरण क्या था? मैं चाहता हूं कि दर्शकों के साथ आप साझा करें आज। देखिए, मुझे उस वक्त जो मेरे बॉस थे उन्होंने बुलाया और पुलिस हेडक्वार्टर में, और कहा कि आपको मैं एक बहुत जिम्मेदारी का काम दे रहा हूँ। इस तरह से भारत सरकार में ये फैसला हुआ है, जो हाईजैकिंग, कंधार हाईजैकिंग हुई है, उसके जहाँ प्लेन को छोड़ने के लिए
अल्टीमेटली 3 लोगों को छोड़ना है, 3 जो खूंखार टेररिस्ट हैं उनको छोड़ना है। उसमें एक अज़हर मसूद है, जो कोट बलवाल जेल जम्मू सिटी के आउटस्कर्ट्स में लॉज्ड था। हाई सिक्योरिटी प्रिज़न है ये। और आप उसको वहाँ से जेल अथॉरिटीज़ की कस्टडी से लीजिए और इसको बिल्कुल ये बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए। इसको ढक के इसका चेहरा जो है मीडिया में नहीं आना चाहिए। इसको लेकर आप वहाँ से जो टेक्निकल एयरपोर्ट है जम्मू की वहाँ तक जाइए और सुरक्षा से लेके जाइए। उधर एक स्पेशल प्लेन आएगा दिल्ली से जिसमें एक उच्च अधिकारी आए हैं, मैं आज उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता। उनके हवाले आपने करना है और मुझे कंप्लायंस देनी है। तो ये ज़िम्मेवारी मुझे दी गई, तो इसके तहत फिर मैं वहाँ गया। जब कोट बलवाल जेल पहुँचा तो वहाँ जो अ, जेल सुपरिटेंडेंट थे, उनको बुलाया उनके दफ्तर में और उनको कहा कि आप अज़हर मसूद नाम का टेररिस्ट है आपके जेल में, उसको मेरे गवर्नमेंट ऑर्डर है, मुझे हवाले करिए। तो उनको भी तब तक मैसेज आ चुका था और अज़हर मसूद को जो आइसोलेशन सेल था वहाँ से लाया गया। तो जेल के जो 2 फाटक होते हैं, एक आउटर फाटक और एक अंदर का जो बहुत सुरक्षित दरवाजे होते हैं, उसके अंदर की स्पेस में जहाँ सीढ़ी ऊपर को जाती थी सुपरिटेंडेंट की ऑफिस से, वहाँ से मैं नीचे उतरा। तो उसको अंदर वाले जो हाई सिक्योरिटी वो होता है दरवाज़ा, उससे उसमें एक छोटा-सा खुलता है, उसके अंदर से उसको लाया गया और मेरे लड़कों ने उसको उसकी कस्टडी ली और मैंने कहा इसका चेहरा ढक दीजिए, इसको मंकी कैप बनाइए ताकि बाहर मीडिया बहुत ज़्यादा मीडिया है वो देखना नहीं चाहिए और इसके बाजू दोनों बंद करिए। तो वो रेसिस्ट करने लगा और वो जिस तरह का वो दादा यू नो अ इतना ये खूंखार टेररिस्ट था इसीलिए वो अपना वो स्टेचर समझते हुए वो बड़ा अपने आप को रेसिस्ट करने लगा कि और एक हाथ में उसने तस्बीह ली हुई थी तो तस्बीह फेर रहा तो लेकिन जब उसने रेसिस्ट करने की कोशिश की मैंने अपने लड़कों को कहा नहीं इसका हाथ दोनों बांधिए इसके मुंह पे वो डालिए मंकी मंकी कैप। कैप ताकि हम्म। चेहरा ना दिखे और वो कहने लगा जी मैं तस्बीह पढ़ मैं मुझे उसमें प्रॉब्लम होगी मैंने कहा तुम्हारा मतलब ये है कि जो अंधा आदमी होगा वो जिसका मुंह ढका होगा वो खुदा का नाम नहीं ले सकता क्या तुम हम्म। तो बहानाबाजी मत करिए मेरे को उसको एक जब वो रेसिस्ट करने लगा मैं लड़के को कहा इसको 2 लगाइए तो हम्म। उसको लगा के वो हमने जबरदस्ती उसके साथ हाथ भी बंद किए और उसका चेहरा भी ढका और वो जिप्सी के को बैक रिवर्स करके उस आउटर गेट के बिल्कुल साथ लगाया और उसमें उसको अंदर जिप्सी की बैक साइड में डाला और तो चारों तरफ उसके जो मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको बैठा दिए AK-47 के साथ और बाहर मीडिया बहुत जो आउटर गेट था जेल के बाहर का उधर पूरा दुनिया का मीडिया आया हुआ था क्योंकि उनको पता लग गया था कि जी। रिलीज होने वाला वैद साहब दरअसल कह रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर कोट बलावल जेल से ऐसे निकलना चाहता था जैसे कि वो जीत करके जा रहा है, वो मुस्कुराता हुआ निकलना चाहता था, अपनी पूरी हेकड़ी के साथ निकलना चाहता था, जो आपने होने नहीं दिया और उन्होंने लगाई, मंकी कैप पहनाई और पीछे बंदूकधारी अपने जवानों के बीच में उसको बिठा दिया। शहजाद हमारे साथ हैं, आप एक्टर हैं, शहजाद खान। प्रकाश छाबड़ा हैं, उस विमान पर सवार थे IC-814 उसमें, और राजेश नैथानी साहब हैं, आपके घर के 6 मेंबर उस अपहरण कांड के हिस्सा रहे हैं बतौर यात्री IC-814 पर। शहजाद, ये सवाल आ रहा है कि जब कभी भी कोई आदमी कोई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ फिल्म बनाता है तो आर्ट में लिबर्टी लेने के नाम पर वो फैक्ट्स के साथ भी खेल जाता है और कभी कभी नेशनल इंटरेस्ट को भी दरकिनार कर देता है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपकी शो पे बुलाने का। अ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वेब सीरीज़ जो है, ये किताब पे आधारित है, जो कैप्टन देवी शर्मा और सृंजॉय चौधरी ने मिलकर लिखी। उन्होंने जो बयान किया, जो उनके ऊपर बीती देवी शरण जी के ऊपर, वो उन्होंने आप कह सकते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जैसी होती वैसी है। तो इट्स किताब पे बेस्ड है पूरी ये सीरीज़। और जो हुआ है उसके अंदर उस वक्त वो बयां किया गया है, वो दिखाया गया है। और जैसे होता है, हो सकता है कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज भी ली गई हो, मैं उसमें वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि नेटफ्लिक्स इस किताब के ऊपर पिछले 3 साल से काम कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि इसको बनाना। अनुभव सिन्हा जी को उन्होंने हायर किया। और जैसे कहते हैं ना, देखिए, आप है, हम है, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे ऊपर तो है, ऊपर वाले के अलावा यहाँ पर इंसान जो है वो बॉसेस होते हैं। तो जैसे उनसे कहा गया, उन्होंने वैसे उसको पिक्चराइज किया टू इज बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, एंड बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। हम सब जो भूल चुके थे इस बात को, रादर भूले नहीं थे, लेकिन जो उस वक्त नहीं दे, मतलब जो आंखों देखा हाल जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, वो हमने देखा। और मैं बहुत ही मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे एक जवान बच्चा उसमें शहीद हो गया। आई होप कि गवर्नमेंट ने उस वक्त कुछ कॉम्पनसेट देखी। जान की तो कोई कॉम्पनसेशन होती नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो शहीद जी हुआ। शहजाद, एक सवाल मेरा है, क्योंकि अभी कोई जी दूसरा एंकर होता तो हो हल्ला में बहुत सारा वो चिल्ला गया होता। दो बातें जी हैं, देवी शरण की किताब का हवाला आप दे रहे हैं, देवी शरण के दो बयान हैं और दोनों बयान कहते हैं कि ये मेरी किताब का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसका कंटेंट नहीं है। पहला ये है कि जो शाफ्ट साफ करने के लिए टॉयलेट का मैं गया नीचे और मैंने ही उसको ठीक किया। दरअसल जी तालिबान ने अपना आदमी भेजा था और मैं वहाँ सिर्फ खड़ा था, साफ तो उसने किया। दूसरा कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह जो कांधार में खड़े थे, कहा यह गया जी कि उन्होंने सलूट किया, जबकि वो कह रहे हैं कि सलूट नहीं किया था, उन्होंने गुड जॉब का थम्स अप किया था। तो ये दो फैक्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आए हैं। तीसरा ये है कि पाकिस्तान और आईएसआई इन दोनों की मिलीभगत इसमें रही, बल्कि उनकी साजिशें रही हैं। पांचों आतंकवादी पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान, आईएसआई इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहीं नहीं आता है, वेब सीरीज़ में कहीं नहीं आता है। ये सोच से समस्या का पड़े है या फिर ये भी एक आर्टिस्टिक लिबर्टी है? नहीं नहीं, सोच समझ के परे कैसे हो सकता है? आप जब उनका मौलाना मसूद अजहर के भाई को दिखाया कि वो कहता है कि वो आपस में उन लोग लड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे, मैं अपने भाई को छुड़ा के जाऊंगा, तो साफ साफ उसमें देखिए दिखाया गया है कि वो मौलाना मसूद अजहर का भाई है। एंड इट्स पूरा जो गेम है वो उसका आईएसआई का है। उसमें वो जरूरी थोड़ी है, उसमें साफ दिखाया गया है कि भाई वो। शहजाद, जैसे जी। मैं एक बात, जैसे इंडियन और जो, आप तो, एक मिनट में जी एक मिनट में और एक चीज कहना चाहूंगा। आप आईएसआई की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि तालिबान का भी इसमें हाथ हो सकता है। वरना वो आप देखिए वहां पर उनको जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक करके रखा था, और जिस तरह से वेब सीरीज में दिखाया है कि हाँ, एक यहाँ से प्लेन जाती है, हमारे कमांडो जाते, लेकिन वो उतर नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरह से उस प्लेन को तो घेर रखा था। तो वाई ओनली आईएसआई? आईएसआई अब तो आप बिल्कुल है ये ही। दोनों चीज़ों में अंतर है। शहजाद, आप तो एक्टर हैं, आप तो ज़हीन इंसान हैं। जी। एक नहीं, तालिबान की सरकार है प्योर जिसका अगुवा मुल्ला उमर, नहीं मेरी बात समझिए, एक जी आतंकवादी अपनी सरकार बना के अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, उसके पास जी आतंकवादियों की फौज है, कहने के लिए वो देश है, कहने के लिए जी हुक्मरान है। पाकिस्तान एक स्टेट है और वो जी डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी 1999 में तो खैर नहीं था, मुशर्रफ थे, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं कि जी। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान को उस समय नहीं एक साथ कर सकते हैं और पाकिस्तान को पूरे कॉन्टेक्स्ट से आप हटा लेते हैं। ये बात जो है ना वो नहीं, समस्या हम थोड़ी पड़ नहीं जाती हटा, है। हम पाकिस्तान को नहीं हटा रहे। हम, आप आईएसआई की बात कर रहे हैं, तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है आता हूं कि मैं वो मैं और जब अभी हम मैं सुन रहे थे, मैं भी हमारे जो ऑफिसर साहब हैं उनको सुन रहा था मैं। तो एक ऑफिसर को, एक एक टेररिस्ट को पकड़ने में कितने हमारे ऑफिसर्स की जान जाती है, ये भी हमको सोचना जरूरी है।
ये मसूद मसूद अजहर अजहर हो जिसको जो हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा, पार्लियामेंट अटैक हो तो मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद, मुंबई में जी हमला हो तो मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद। तो जी जैश ए जी जी मोहम्मद ने हिंदुस्तान में पता नहीं मसूद अजहर की रिहाई के बाद कितने हमले किए। जी तो हिंदुस्तान को नुकसान तो उसका हुआ है, लेकिन जी जब उस पर कोई वेब सीरीज़ बनती है तो वेब सीरीज़ में फैक्ट्स जो हैं उनको ठीक से रखा जाना चाहिए और ठीक से रखा गया। नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। मैं नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल उसमें क्यों नहीं रखा चंद्रप्रकाश गया? छाबड़ा उसमें जी, दिखाया गया। चूंकि आप उस समय प्लेन पे थे, आप उसके हाँ, यात्री रहे हैं, एक लाइन में आप मुझे बताइए, वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो, नहीं देखी है तब भी, आतंकवादियों को आप किस तरीके से याद करेंगे और इस पूरी घटना को कैसे? हाँ, कुल मिला के ये इंसिडेंट बहुत दहशत वाला भरा था और खौफनाक था। और हम लोग काठमांडू से 24 दिसंबर को चले थे और आधे पौने घंटे बाद ही जो है वो प्लेन में वो हाईजैकर्स आ गए जिन्होंने मंकी कैप्स पहन रखी थी। उनके हाथ में पिस्टल और चाकू थे और बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई। उन्होंने सारे पैसेंजर्स के जो सिर हैं वो डाउन करा दिए और उसके आधे पौने घंटे बाद उन्होंने 15 से लेके 20 आदमियों को हाथ खड़े करा दिए और उनको अपनी गन के इशारे से खड़ा कर दिया और बिजनेस क्लास की तरफ जाने को कहा। शायद उसमें चौथा पांचवा नंबर मेरा भी था और मैं उसमें शामिल था बिजनेस क्लास में जब वो ले गए थे। और बिजनेस क्लास का जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा खौफनाक और बड़ा दहशत वाला। ऐसा क्यों? तो है जी जी ऐसा क्यों? दहशत से भरा क्यों था, खौफनाक क्यों था? हाँ, क्योंकि हम लोगों को बिजनेस क्लास में बिठाया था और मैं बाय चांस फर्स्ट रो में बैठा हुआ था। मेरे साथ 5-6 जने थे, पर्सन्स थे और मुझे साफ आवाजें आ रही थी कॉकपिट की कि किस तरह जो हाईजैकर्स हैं वो अंदर कॉकपिट के अंदर चीख-चिल्लाहट कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो शायद अंदर क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। वो आवाजें साफ आ रही थी हमें बाहर तक और वो पहले उनको कंधार जाने के लिए कह रहे थे और शायद बाद में जोन सा है वो कंधार नहीं लेके गए और अमृतसर में प्लेन लैंड हुआ। जी और दहशत इसलिए थी कि मीनवाइली मतलब यहाँ से हाईजैक करने के आधे पौने घंटे बाद ही जो बंदे उन्होंने बिजनेस क्लास में ले गए थे उनमें से कुछ लोग जो साइड में बैठे हुए थे मेरी रो में ही उनके साथ उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और ये आवाजें आ रही थी हमें साफ कि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो हम एक एक ये जो 20 आदमी पकड़े हैं इनका मर्डर कर दें। और अमृतसर में उन्होंने वो करना। हाँ ये जी, तब की बात है जब अमृतसर में प्लेन लैंड कर गया था। अमृतसर में लैंड कर गया था। ये जी समझ लीजिए कि हमें उठाया गया था रास्ते में ही, लेकिन जब अमृतसर लैंड कर गया था या रास्ते में थे वो उन्होंने दहशत मचाना चालू कर दिया था और हमें साफ पता लग रहा था क्योंकि इधर उधर देखने नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी पता लग रहा था कि उन्होंने 2 आदमियों के ऊपर 2 हमारे पैसेंजर्स के ऊपर कातिलाना हमला किया और बहुत दहशत क्रिएट की। जी, उस और दहशत में चूंकि वो चाहते थे कि भारत की सरकार और भारत के अधिकारी हैं वो डरें और उनकी मांग मानने के लिए मजबूर हों। रुपेन कत्याल, हाँ, जिनका उन्होंने गला हाँ, काट यही दिया, आप कह बहुत सकते खून हैं, बहने के यही चलते आप कह सकते हैं क्योंकि वो उनका सीन निधन हो जो गया है था। वो बुरा मैं भी था, मैं बुरा आता भी हूँ था। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपके साथ आता हूँ। राजेश नैथानी हमारे साथ हैं। आपके घर के 6 मेंबरान उस जहाज़ पर थे, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं वैद साहब, एक सवाल आता है कि 45 मिनट तक के लिए प्लेन अमृतसर में था, हम वहाँ
कमांडो ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन एनएसजी कमांडोज पहुंच नहीं पाए थे। उस समय कोई गुंजाइश थी? जी, ऐसा है कि इस ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो देश में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है जिसमें हाई सीनियर डिग्नेटरीज मेंबर होते हैं और उसकी इमीडिएटली मीटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट का इमीडिएटली मीटिंग होना चाहिए जी। और फैसला होना चाहिए कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं भारत में ब्यूरोक्रेसी बहुत रिएक्शन में स्लो होती है और सभी लोग ये बिजी पोस्ट के होते हैं, उनको ये फैसला करने में टाइम लगा। मुझे ये लगता है, आज मेरे लिए बोलना हालांकि आसान है, बट मैं उस वक्त जो रियलाइज करता था, क्योंकि मैं तो जम्मू में था, अमृतसर में था नहीं, तो मेरा ये मानना है कि अमृतसर में 45 मिनट अगर ये जहाज रहा तो किसी भी तरीके से अगर वहां जो भी ऑफिसर्स थे या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप उनको इंस्ट्रक्शन देता कि जो इसका रनवे है उसको ब्लॉक किया जाए, तो अगर वो ब्लॉक किया जाता तो जहाज अमृतसर से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और एक कंधार नहीं जा सकता था, और फिर आप आपके देश में था, आप इससे किसी तरह से भी डील कर सकते थे और जहाज को आप हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा नहीं सकते। जब रनवे अगर ब्लॉक्ड हो तो आप जहाज को जबरदस्ती नहीं उड़ा सकते। जी। हाँ, कुछ लोग हो सकता है इरिटेशन में कुछ लोगों को कत्ल कर सकते थे, वो वैसे भी थ्रेट रहा ही है, रुपिन जी को हमने खोया भी है। तो मेरा ये मानना है कि वो कार्रवाई होनी चाहिए थी हो सकती थी। वहां। अभी कंचन गुप्ता बस कुछ ही मिनट में जुड़ने वाले हैं। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ओएसडी हुआ करते थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएस से ब्रजेश मिश्रा थे, उनके साथ काम करते थे। बस कुछ एक मिनट में अभी कंचन गुप्ता जुड़ जाएंगे तो आपका सवाल लेकर के मैं उनके पास आऊँगा ज़रूर कि ऐसा क्यों नहीं हो सका था उस समय। राजेश नैथानी जी, चूँकि आपके परिवार के तो 6 लोग थे, ये वेब सीरीज़ आपने देखी है नहीं देखी, कि मामला वेब सीरीज़ का है। वेब सीरीज़ को लेकर के जो सवाल हैं, जो विवाद हैं, एतराज़ हैं, उनको लेकर के एक उबाल है देश के भीतर कि भारत की सरकार अधिकारियों को आपने लुंज पुंज दिखाया है, कंफ्यूज दिखाया है। पाकिस्तान आईएस है उसमें है ही नहीं, आतंकवादी जो हैं वो नरम दिल थे, उनका जो रवैया था यात्रियों को लेकर के वो ठीक था। आपके परिवार के लोगों का जो अनुभव रहा वो क्या? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इस माहौल में तो खुशी तो होगी नहीं, डर बैठता है बहुत बुरी तरीके से, और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, आपके वाइफ हैं, किड्स हैं, तो योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट देम। पर आप इस माहौल में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 176 people could not do anything against the 5 hijackers. That is very much true. आपके Here I would परिवार like के to कौन कौन से just लोग थे उस प्लेन पर? मेरे बड़े भाई अरुण नैथानी, मेरी भाभी अलका नैथानी, उनकी बेटी कनिका, मेरी वाइफ सीमा नैथानी और मेरा बेटा अंशु नैथानी जो कि 13 साल का था उस समय। जी। और हम, हाँ जी, तो ये देखिए, ऐसे माहौल पे बता रहा हूँ कि दहशत तो बहुत ज्यादा है। चिल्लाहट हो रही थी। वो वेब सीरीज में दिखाया गया कि उनके पास पिस्टल थी, पिस्टल नहीं थी, दैट वाज अ रिवॉल्वर, एंड दे हैड नाइव्स। फ्रॉम वेयर दे गॉट these pistols and all that, I don't know. Possibly in the country we went next to Amritsar. That is what I can only guess. ये अनुभव उस समय के लोगों का रहा है और जिन लोगों के अपने सवार थे और 7 दिनों तक उनका तनाव समझिए, उनकी चिंता समझिए, उनकी परेशानी समझिए, या जैसे कि जान हलक में आ गई हो, हालात कमोबेश ऐसे ही रहे थे। अब हमारे साथ कंचन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उनके आप ओएसडी थे और ब्रजेश मिश्रा के साथ कंचन गुप्ता भी थे, काम कर रहे थे। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यह जो वेब सीरीज़ है, इस वेब सीरीज़ को लेकर के जो सवाल अभी पैदा हो रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं है, आतंकवादियों का रवैया जो है वो बड़ा नरम दिल का दिखाया जा रहा है, सरकार कंफ्यूज है, सरकारी सुस्त हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, यह जो पूरा विवाद है इसको कंचन गुप्ता कैसे देखते हैं और उनके पास इसका क्या जवाब है?
ये बड़ा, मुझे जो लगता है ये पूरा बड़ा मोटिवेटेड है। आपने केवल इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के हिसाब से देखा, ये एकदम ही आइसोलेटेड नहीं था। हाँ, ये सही है कि जो वो आतंकवादी थे उनको उनके कोड नेम थे, उनमें से 2 कोड नेम हिंदू नाम थे। लेकिन आईएसआई की जो रोल थी वो हाईजैकिंग के पहले भी थी। हाईजैकिंग जब तक हाईजैक अब ये जहाज आकाश में उड़ता रहा तब भी आईएसआई का रोल था। जब जहाज कंदहार में उतरा तब भी आईएसआई का रोल था, पाकिस्तान का रोल था। तो ये सब एस्पेक्ट्स उन्होंने एकदम सजेस्ट ही नहीं किया। मैं नहीं कहता कि आप उसको दिखाइए, लेकिन आप जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट टोटलिटी में देखा जाता है, उसकी कोई जिक्र होती है, उसकी कोई रेफरेंस होती है। वो ऐसा कुछ नहीं किया गया, और उल्टे जो दिखाया गया कि भारत सरकार और भारत सरकार की जो टीम इस काम में लगी हुई थी, वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हो या आईबी हो या आरएनएडब्ल्यू हो, उनको आप लोगों ने एक मीम के तरीके में दिखाया कि लाफेबल। ऐसा नहीं था जी। और जो टेररिस्ट हैं वो बड़े स्मार्ट हैं और इंटेलिजेंट हैं और बड़े कमिटेड हैं। और इस बीच उनकी एक टेररिस्ट की एक एयर होस्टेस से इश्क भी हो जाती है। जो पायलट, वो कह रहे हैं हम लोगों ने जी पायलट ने जो किताब लिखा था उसके आधार में किया है। पायलट ने तो खुद स्टेटमेंट दिया है कि जी नहीं, ये मेरे किताब के आधार में नहीं, नहीं है। कंचन गुप्ता जी, मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको लगता है कि इसमें आईएसआई नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे वो नहीं हैं, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि ये फिल्म एक डायरेक्टर की के बायसेस के आधार पर है, ये बायस फिल्म है? ऐसा नहीं है। ये फिल्म को, जैसे मैंने कहा कि ये प्री मेडिटेटेड है कि हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, इस पर कंट्रोवर्सी होगी तो हमारा फायदा है, अटेंशन हम पर होगी और लोग देखेंगे। ये गलत काम है जी। ये कोई आप कोई एक कोई पॉलिटिकल इवेंट की नहीं फिल्म बना रहे हो, आप कोई एक कहानी की फिल्म नहीं बना रहे हो। इट वाज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया इन द एयर। ये उस ऐसी एक जघन्य जो अटैक थी, उसका आपने एक बड़े हल्के हाथ से उसको लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। कल तो पाकिस्तान कहेगी जी हम लोगों ने बराबर कहा था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए अब भारतीय लोग फिल्म बना रहे हैं, उसमें हमारा कोई जिक्र ही नहीं है। यही दिखाता है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो आप क्या जवाब दीजिए? जी, कंचन जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं। अनिल शर्मा जो उस IC 814 में चीफ फ्लाइट अटेंडेंट थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे सवाल पूछने से पहले मैं एक ज़रूरी और मतलब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों के बर्ताव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो सिंपैथेटिक थे। और मैं कंचन जी आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरी आवाज़ आ रही ना? तो मेरा सवाल ये है कि आपको कब जानकारी मिली, यानी सरकार को, कि प्लेन हाईजैक हो गया, या पीएम को जानकारी देर से दी गई कहा उस जाता समय है? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उस दिन वो दिल्ली से बाहर दौरे पे थे। शाम को लौटते वक्त ये खबर मिली कि एक इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को अगवा कर लिया गया है। और उसकी उससे ज्यादा कुछ डिटेल्स उस समय अवेलेबल नहीं थी। जब हम लोग उतरे दिल्ली में तब जाकर ये पता चला कि ये वाला फ्लाइट था, काठमांडू से उसने उड़ान भरा था और अभी यह स्थिति है। ये बाकी डिटेल्स जो हैं, और तुरंत जो है वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट बुलाया गया उसकी मीटिंग, और बाकी सब मंत्री आए, होम मिनिस्टर थे, डिफेंस रक्षा मंत्री थे, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा जी थे, प्रधानमंत्री थे। तो और जसवंत सिंह जी ने इस पर एक इस पूरे
सिचुएशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, वो भी थे। तो तब से लेके 31 के रात तक, ये दिसंबर 24 से लेके दिसंबर 31 31 तक के रात जी। तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा। कंचन जी, मैं आपके पास आता हूं। अनिल शर्मा चूंकि देर से वेट कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी, चूंकि उस प्लेन पर आप चीफ फ्लाइट अटेंडेंट थे, तो यानी कि विमान पर जो यात्री थे उनके साथ आपका संपर्क था, आतंकवादियों को आप देख रहे थे, उनका बर्ताव देख रहे थे। वेब सीरीज़ में ये कहा जाता है कि वो थोड़े से सॉफ्ट थे, वो बहुत एग्रेसिव नहीं थे, उनका इंटेंट नहीं था कि सबको मार दिया जाए। आतंकवादियों का बर्ताव कैसा था? हम लोग 7 रात और 8 दिन वहाँ उनके साथ रहे थे। तो हमेशा ना तो वो उतने फिरोशियस होते थे, ना हमेशा कोई बड़े पोलाइट और दिस थिंग। उनको पता था एक्चुअली, मैंने आई मेंटेन कि उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि ना तो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, बिकॉज उससे सरकार पे बोझ जा सकता था कि देखो जी, वो आपके लोग दुखी हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। और दूसरा था कि लोगों को इतना ना दबाया जाए कि वो एक तरह से विद्रोह कर बैठे, क्योंकि वो थे तो 5 ही ना, और हम लोग तो फिर भी 150 160 थे इनिशियली। तो उसका असर उनके ऊपर बुरा पड़ता। तो इसलिए कुछ, कभी वो मजाक करते थे, कभी वो हो जाते थे। 30 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम शूट करना शुरू करेंगे, हमारी टॉक्स फेल हो गई हैं, और एक को मारेंगे तो सारे को मारेंगे। तो अब ये पहलू भी तो है ना उनका, जो इसमें दर्शाया नहीं गया है सीरीज में। उन्होंने उस पे ज्यादा करा कि उसने, और उनका ये चोट लग गई, उसका ये कर दे। तो आई थिंक इट्स वो बैलेंस्ड व्यू नहीं दिखाया उन्होंने। बैलेंस व्यू नहीं दिखाया है। मैं आता हूँ। कंचन जी, अभी एसपी वैद्य साहब ये कह रहे थे कि प्लेन जब लैंड कर गया था अमृतसर में और 45 मिनट के आसपास का वक्त था, तो उस समय हम कमांडो ऑपरेशन नहीं कर पाए, लेकिन एक गुंजाइश थी कि हम जो रनवे था उस पर कोई ट्रक या टैंकर लाकर खड़ा कर सकते थे। ऐसा हो जाता तो फिर प्लेन का आगे बढ़ना नामुमकिन था, वो हिंदुस्तान के भीतर ही रहता, फिर हम अपने मुताबिक हैंडल करते। एक प्लेन जिसमें ठसाठस पैसेंजर भरे हों और पूरा क्रू हो, आप सोच सकते हैं कि तनाव कैसा था सरकार पर। आपका कोई भी निर्णय, कोई एक निर्णय से वो अगर प्लेन उड़ा देते या पैसेंजर्स को गोली मार देते, तो उसका जो है बोझ वो आप पर आता। तो ये बोलना बड़ा आसान है कि अमृतसर में प्लेन रुकी रही और कुछ एक्शन नहीं हुआ। हाँ, ये सही है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक प्लेन इस तरीके से हाईजैक हो सकता है, और वो भी काठमांडू से, क्योंकि काठमांडू से जितने भी हवाई जहाज भारत की ओर रवाना होते हैं उसमें सिक्योरिटी चेक काफी स्ट्रिक्ट रहता है। उसके बावजूद ऐसी एक घटना घटी। उस प्लेन की जो डिटेल्स थी, जो जब तक उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मिली, और फिर प्लेन जब अमृतसर में उतरा तो उस समय अंधेरा हो चुका था। और ये कहना कि वहां पर प्लेन को किसी तरीके से भी रोक दो, भाई किस तरीके से रोकें? अब यहाँ से दिल्ली से एनएसजी सवार हुई थी। उस समय एनएसजी के पास भी अपनी कोई इक्विपमेंट उतनी खास नहीं थी कि हेलीकॉप्टर हो या कोई फास्ट जी। मूविंग कोई व्हीकल हो। एनएसजी को तुरंत खबर भी दिया गया था, और एयरपोर्ट में जो अधिकारी उस समय मौजूद थे उनसे लगातार संपर्क में थे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, और उनको ये भी सुझाव दिया गया था कि एक कोई भारी वाहन को इसके रनवे प्लेन पर डाल दिया के जाए। सामने लगा दिया जाए कि वो फिर से उड़ान ना भर सके।
लेकिन ये बड़ा ही एक रिस्की सजेशन था। वो हाईजैकर जो थे, वो अगर पायलट को फिर भी प्रेशराइज करते कि नहीं आप प्लेन में उड़ान भरिए, तो प्लेन जाकर उस वाहन पर टकराता और पूरा द होल स्टोरी वुड बी ओवर। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता था कि हो और कोई भी किसी को भी नुकसान पहुंचे। और उस समय जो वहां के अधिकारी थे अमृतसर में, उनका भी ये एक सोच बन गया था कि आप किसी तरीके से ये इंश्योर कीजिए कि कोई घटना ना घटे। तो वो वाहन वाहन वहां पर जो रखने की बात हो रही थी कि कोई एक वो जो प्लेन में जो फ्यूल भरते हैं उसका टैंकर ले जाकर रखो। अब ये कैसे कर दें आप? पूरा फ्यूल भर्ती टैंकर वहां पर ले जाकर जी, आप खड़ा कर लें प्लेन के सामने। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। तो बोलना ये और जोखिम करना और जोखिम भरा बीच में काम था। एसपी वैद साहब, कंचन गुप्ता कह रहे हैं कि ये काम कर भी दिया जाता तो ये जोखिम भरा काम था, चूंकि सनकी लोग थे। अगर प्लेन को वो जाकर के टकरा देते तो एक बड़ा हादसा हो जाता और जान माल का कहीं बड़ा नुकसान होता। अ, ये भी मतलब एक कारण हो सकता है उस समय कि विमान को वहाँ नहीं रोका गया होगा। जी, मैं सुन रहा था कंचन गुप्ता जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, मेरे लिए कहना बहुत आसान है आज इतने सालों के बाद, बट जो उस वक्त मौके पे ऑफिसर थे अमृतसर एयरपोर्ट पे, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप था जो मिनट टू मिनट अपडेट ले रहा था, वो बेस्ट जज थे। बट मैं समझता हूँ जो कंचन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। हो सकता है वो उन्होंने यही सोचा हो कि इससे कल को बहुत सारे पैसेंजर हैं, 170 कितने, जी। उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है ये मैं जो बात कह रहा हूँ, एक आम आदमी फील करता है कि अगर इस जहाज को किसी तरीके से भारत की यूरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाने दिया जाता, जी। चाहे वो कोई भी तरीका हो, ब्लॉकेड हो, किसी भी तरीके से गाड़ी लगा दी जाए, तो आप सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहती। हम्म। आप उस पर कल को कमांडो एक्शन कर सकते थे, एनएसजी जब आती, या कुछ भी और प्लान कर सकते थे, जो कंधार में मुमकिन नहीं था। ऐसे डिसीजंस देखो उल्टे भी पड़ सकते हैं, लेकिन फैसला लेना पड़ता है। सब्जेक्टिव है। जी, जी, हाँ। उस समय जो जरूरी नहीं हालात है कि कैसे हर हैं, फैसले। मैं जी। आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। और कंचन जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उस समय के हालात ऐसे थे। कंचन जी, मैं आपके पास आता हूँ। फिलहाल राजेश नैथानी, जो चंद्र प्रकाश छावड़ा जी एंड शहजाद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे 3 मेहमान अभी रहेंगे हमारे साथ। एसपी वैद साहब रहेंगे, अनिल शर्मा जी रहेंगे और कंचन गुप्ता जी आप। अनिल जी, अभी देखा आपने अमृतसर में प्लेन लैंड होता है, वो लाहौर जाता है, लाहौर के बाद वो दुबई जाता है, और दुबई में थोड़ी बहुत कामयाबी हिंदुस्तान की टीम को मिली, क्योंकि वहाँ 26 लोगों को प्लेन से उतारा गया या आतंकवादियों ने उनको छोड़ दिया। बच्चे, महिलाएं और उपन कत्याल, जिनका गला काटा था, ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी बॉडी भी वहीं उतरी थी। यूएई में, या यूं कहूं कि ये जो पूरा आपका कांड था, इसमें आपका जो निजी अनुभव था, कई बार होगा कि उम्मीद बन रही होगी, कई बार दहशत बढ़ रही होगी। यूएई जब आप पहुंच गए थे और जब 26 लोगों को छोड़ा गया था, उस अनुभव को मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए, जब दुबई में मैंने और मेरे सह कर्मचारी हमने रिपन जी की बॉडी को स्टेप लेडर पे रखा था। बहुत ही दर्दनाक क्षण थे वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब अब आगे पता नहीं क्या होगा, हम लोग भी बचेंगे नहीं बचेंगे। इनके इरादे बहुत ही अ, डरावने हैं। दे कुड कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। तो फिर धीरे धीरे तुम सोच लेते हो कि ना मैं जिंदा हूँ जिंदा हूँ। फिर ऐसे इंसिडेंट्स जब आए, जब 30th को इन्होंने वो थ्रेटन करा कि मार देंगे, तो तुम्हें लगता था कि चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। या इस तरह पहुंचेंगे जिंदा, या कॉफिन में पहुंच जाएंगे। तो एक
तरह से ना आप रिजाइन कर देते हो, अपना किस्मत एक्सेप्ट करते हो कि जब जिंदगी और मौत उसके ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं। तो वो दोनों बातें जो आपने कही दुरुस्त हैं कि ऐसा भी लगता था कि अब जिंदगी खत्म है, फिर ये भी लगता था कि भगवान पे भरोसा करना चाहिए, इसी तरह आगे चलेंगे। एक मिनट, एक मिनट। ये आपका जातीय अनुभव है। कंचन गुप्ता जी, यूएई, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ से थोड़ी बहुत उम्मीद जगने लगी थी, और कहा यह था कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह करोल रहा, और उस समय जो यूएई में हमारे राजदूत थे उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यूएई प्रकरण इस ISC 814 का कैसा, आप कैसे देखते हैं? आपको पता है एक पैसेंजर को उन्होंने गोली से मारा था, क्या हाँ, मर्डर रुपन कत्याल, वही एनीवे है, वन वही। पैसेंजर वाज किल्ड। जी। और वो जो था वो एक ही वाज अ यंग मैन, वो काठमांडू गया था अपने हनीमून के लिए और वहां से लौट रहा था। तो इससे जो एक पैनिक लेवल होती है वो बढ़ गई थी प्लेन के अंदर। जो बुजुर्ग थे या जो महिलाएं थी या जो अस्वस्थ थे, उनको उनके लिए स्थिति अब सस्टेनेबल नहीं था। तो प्लेन को कहीं पर उतरवाना जो हमारे लिए एक फ्रेंडली टेरिटरी हो, हम तो कहने के लिए कहीं और भी उतरवा सकते थे, लेकिन वहां पर कितना सहयोग मिलेगा ये हमें पता नहीं था। तो प्लेन को हम लोगों ने यूएई में उतरवाया। उस समय केसी सिंह वहां के एम्बेसडर थे, भारत के राष्ट्रदूत थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर यूएई के अधिकारियों को ये समझाना कि प्लेन को यहाँ उतरने देना चाहिए। शुरू में वो नहीं चाह रहे थे, वो इस लफड़े में आना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको ये कन्विंस करना कि इसको उतरने दिया जाए, उस बॉडी को हटाया जाए, और जो भी जिनको भी वो लोग रिहा करते हैं उनको हम लोग प्लेन से निकाल लेंगे। फिर जैसे आपने कहा कि आई थिंक 26 लोगों को वहां पर उतारा गया था, और प्लेन वहां पर उन्होंने शायद रिफ्यूएलिंग भी करवाई, और वहां से फिर वो उड़ान भरकर जी, जी। कांदाहार में। एक कंचन जी, एक सवाल है। अभी आप मेरे पिछले सवाल के जवाब में NSG का जिक्र कर रहे थे। NSG आप कह रहे थे कि रेडी हो गई थी। अगर NSG रेडी थी तो फिर अमृतसर एयरपोर्ट पर वो क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या कारण रहा था? आज के दिन में अगर NSG कमांडो को शिफ्ट करना पड़े, हम लोग उसको घंटों में कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया 1999 के हालात कुछ थे, 2024 के हालात कुछ और हैं। और ये अब जो है इससे जो हम लोगों ने एक लेसन सीखा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो NSG के लिए अब हम लोगों ने हर प्रदेश में स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना दिया है, और NSG को अब दिल्ली से भेजना या कहीं और से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की जो रियलिटी थी, उसमें तुरंत NSG को वहां पर पहुंचाना संभव नहीं था। लेकिन आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि NSG को पहुंचाना संभव नहीं था, इसका मतलब NSG नहीं पहुंच पाई थी। अब वैद साहब, NSG नहीं पहुंच पाई इतने बड़े क्राइसिस में, और अब हमारे लिए आसान है। उस समय कोई कारण आपको दिखता है कि हम अगर कमांडो ऑपरेशन कर गए होते, कमांडो जो हमारे पहुंच गए होते, तो स्थितियां बदल गई होती? वैसे अब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है ना? अब ये एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि IC 814 विमान अपहरण जो हिंदुस्तान का एयर इंडिया का हुआ था, इंडियन एयरलाइंस,
जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था उसको 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उस पर 178 लोग सवार थे, यात्री सवार थे हिंदुस्तानी, और उन लोगों की रिहाई के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया था, जिसको लेकर के सीरीज़ बनी है। और उस सीरीज़ अभिनव सिन्हा जिसके डायरेक्टर हैं पर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और वो गंभीर सवाल हैं। अब कंचन जी, ऑपोजिशन आपका कांधार हाईजैक को लेकर के लगातार आपको घेरता रहता है उस घटना से लेकर के आज तक, और वो कहता है कि दरअसल सरकार की नाकामी रही। वो कांधार में 3 आतंकवादियों को छोड़ करके अपने नागरिकों की रिहाई करवाना वो बहुत संभव था कि आप पहले भी कर गए होते, लेकिन विपक्ष बार बार उसको लेकर के, तब वाजपेयी सरकार थी, आज मोदी सरकार है, मोदी सरकार वाजपेयी सरकार के फैसले को डिफेंड कर रही है, और आज जो अपोजिशन आपका है वो फिर से सवाल कर रहा है। अपोजिशन के 3 नेता थे, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह। उनको हर मीटिंग में बुलाया जाता था और वो आते भी थे, और मीटिंग होने के बाद वो बाहर आकर कहते थे कि ये स्थिति गंभीर है, इस पर राजनीति नहीं करेंगे हम लोग, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम लोग उस निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। ये अंत तक उनका ऑफिशियल पोजीशन था। जब 2004 में यूपीए की सरकार आई, उस समय चिदम्बरम ने स्टेटमेंट दिया था, कोई ऐसे फिर से चर्चा शुरू हुई थी तो उन्होंने उसको बंद करवाया था और कहा था कि आज के दिन अगर ऐसी घटना घटे फिर से तो हमारा भी रिस्पॉन्स यही रहेगा। जी, ये जवाब है उस सरकार में शामिल कंचन गुप्ता का जो वाजपेयी सरकार का हिस्सा थे, यानी कि प्रधानमंत्री के ओएसडी। कंचन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी भाई साहब, बीच में आपका नेटवर्क चला गया था, इसलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो था कि ऑपरेशन अगर हमारे एनएसजी कमांडोज पहुँच गए होते, हमने किसी भी तरीके से कमांडो ऑपरेशन कर लिया होता, तो शायद हमको 3 आतंकवादियों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहुँच नहीं पाए हमारे कमांडोज। जी बिल्कुल सही है। और जैसे कंचन गुप्ता जी कह रहे थे कि उस वक्त शायद ये सारी जो आज हमारी कैपेबिलिटी है इमीडिएटली फ्लाई करने की एनएसजी को, शायद उस वक्त इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, उस तरह की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। आज वो है। ये फर्क है 1999 में और 2024 में। ये ऐसा बिल्कुल सही है। अगर हमारे एनएसजी पहुंच जाती और एनएसजी ये ऐसे ऑपरेशंस में बहुत तो स्थितियां बदल भी सकती थी। वैस साहब आप जुड़े और आपने अपनी राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और ओटीटी की तरफ से सरकार को जवाब ये दिया गया कि इस तरह की गलतियों पर हम ध्यान रखेंगे और इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। इस वेब सीरीज़ IC-814 को लेकर के जो सवाल देश में हैं, चर्चा में वो हैं, और सरकार ने जब सवाल किया OTT प्लेटफॉर्म से तो उसने अपना जवाब दिया है। लेकिन एक राय ज़रूर होनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित के मामलों पर फिल्में चाहे जब भी हो बने, उनका स्वरूप जैसा भी हो, राष्ट्र भावना, जन भावना और राष्ट्रहित, इन तीनों का ख्याल किया जाना चाहिए। ये कला की स्वतंत्रता का दायरा इनके दायरे से आगे नहीं जाता है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक लीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा।